नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के अपनी आज की कोटेशन देखेंगे। क्या है कि आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइन्स है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, मूल्यों की बात की गई है। ठीक है, वैल्यूज यानी कि मूल्यों की बात की गई है। ठीक है, मैं कई बार आपसे कहता हूं कि इस प्रिपरेशन में मुझे नहीं पता कि आप सेलेक्ट होने वाले हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रिपरेशन की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपके अंदर जो है वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, कहा जाता है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूँ आपको, आपके अंदर क्या है कि एक भावना होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए लोगों के प्रति। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को आपको समझें। ठीक है, इस लेवल की आपकी शिक्षा होनी चाहिए। और इस प्रिपरेशन में क्या है कि दायरा बहुत बढ़ जाता है, सोचने का दायरा। तो जैसे ही सोचने का दायरा बढ़ता है तो वो सारी चीज़ें अपने आप आपके अंदर आ जाती हैं। और जब आप एक अच्छे इंसान होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीवन में अच्छा नहीं करेंगे। आप जीवन में जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इन लाइन्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं GS पेपर 4 में। ठीक है, चलिए आज की पहली जो न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। देखो, इस न्यूज़ किसके बारे में है? आपके डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में। ठीक है, एक्ट लिखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल था वो अभी एक्ट बन चुका है। 11 अगस्त को बन गया था ये। ठीक है, पास हो गया, एक्ट बन चुका है। अब क्या है, ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली क्या है, क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को। ठीक है, इस एक्ट के लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है। डिजिटल अधिनायकवाद को मजबूत करने के लिए एक अधिनियम है ये। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपका डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको यहां पर पता है कि निजता का अधिकार है ना, निजता का अधिकार, इसके तहत ये आपका जो 2017 में कौन सा पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था उसके तहत इसको क्या बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो निजता का अधिकार है जो है फंडामेंटल राइट आपका बन चुका है। अब जो बात आती है कि इस एक्ट की जरूरत क्या है। ठीक है, इस एक्ट की जरूरत क्या है, तो क्योंकि इस एक्ट के बारे में बात आती है तो सवाल उठता है जरूरत क्या है। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझो कि आपका जो डाटा है ना, आपका जो पर्सनल डाटा है उसको है जो वो कोई भी एक्सेस कर रहा है। तो अगर वो कोई, आप उसको एक्सेस करते हैं तो वो जो डाटा है उसको क्या है, स्टोर किया जाता है। और उस डाटा को स्टोर करके या तो बेचा जाता है और या तो उसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप ऐसे समझिए कि आपका डाटा अगर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। भाई आपका डाटा कोई अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर वो बेचने का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि पैसों में बिक रहा है, सिर्फ तो ऐसे इकट्ठा करके बेच रहा है, नहीं। यहाँ क्या प्राइवेट कंपनियां इसका इस्तेमाल कैसे के लिए उसको खरीदती हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उनको ये पता है कि यहाँ पर ऐसी आबादी रहती है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। ठीक है, तो एक उम्र के बाद क्या है कि आपको अपनी सामाजिक सुरक्षा की चिंता होने लगती है। तो जब आपको सामाजिक सुरक्षा की चिंता होती है तो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस लेते हो। ठीक है, तो अगर मान लो वो इंश्योरेंस की कंपनी है जिसको ये डाटा मिल गया तो वो क्या करेगी, डेली आपको मैसेज आते रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये सब आपके दिमाग में चीज़ें डाली जाती हैं जिससे आप क्या है कि इनकी तरफ प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि बिजनेस बढ़ता है, तो ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्योंकि आपके पर्सनल डाटा की बात है तो इसकी जानकारी आपको क्योंकि होनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का एक्ट है जो वो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले BN श्री कृष्णा कमेटी, ठीक है, BN श्री कृष्ण कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी से कहा गया कि भाई आप ड्राफ्ट बनाओ, यानी कि मसौदा बनाओ। ठीक है, इन्होंने मसौदा बना के तैयार किया और फिर सब पहले, ये पुरानी बात है, ठीक है, ये मसौदा आया और फिर उस आधार पर विधेयक लेकर आए, मतलब बिल लेकर के आए।
जिसमें कि कुछ खामियां थी, विधेयक लेकर आए जिसकी वजह से ये फेल हो गया, और फिर ये दोबारा से वापस से विधेयक आया, और जो कि अब आपको पता है कि पास हो गया है, और ये अब बन गया है क्या, अधिनियम बन गया है, एक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये इसका BN श्रीकृष्णा कमेटी का नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो एक्ट बना है, ठीक है, ये जो एक्ट बना है, ये एक्ट बताता है कि डाटा क्या है, डाटा की डेफिनेशन क्या है, ये इसमें ये चीज बताता है। इस एक्ट में ये भी बताया जाता है कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर है, वो आपका डाटा है, जो प्राइवेट सेक्टर, लिख लीजिएगा दोनों पॉइंट है ना, आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्टोर नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता। मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास ये परमिशन नहीं है कि वो आपका डाटा है जो उसको स्टोर कर सके। ठीक है, उसको रखने की परमिशन नहीं है। और अगर आपके पर्सनल डाटा का वो इस्तेमाल करता है तो कंसेंट की जरूरत है। कंसेंट का मतलब आपकी रजामंदी की जरूरत है, रजामंदी। ठीक है, आपकी रजामंदी की जरूरत है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अगर इस्तेमाल करता है आपके पर्सनल डाटा को तो आपकी रजामंदी के बिना वो नहीं कर सकता। ये इसमें साफ साफ बता दिया गया है, इस एक्ट के तहत ये चीज बता दी गई। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज किस चीज को कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज यहाँ पर किया जा रहा है इस एक्ट के उन अपवादों को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, अपवादों को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या क्या क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि देखो, पहली बात तो यहाँ पर ये कही जा रही है कि सरकार है जो, सरकार को इसके दायरे से बाहर रखा गया, दायरे से बाहर। ठीक है, सरकार को इसके दायरे के बाहर रखा गया, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर जो कही जा रही है वो ये कि सरकार को ये पावर दी गई है। ठीक है, ये पावर दी गई है कि, पावर है कि वो किसी दूसरी एंटिटी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, को भी इसमें शामिल। ठीक है, सरकार को ये पावर दी गई है कि वो किसी दूसरी एंटिटी को भी इसमें शामिल करके इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों से बाहर कर सकते हैं, नियमों से बाहर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब समझे इसका, मैं समझाता हूं। देखो, सरकार को तो ये पावर दे दी गई कि आप इसके दायरे से बाहर हो। ठीक, तो इस बात पे सरकार को घेरा जा रहा है। दूसरी ये भी पावर दे दी गई सरकार को कि ये जो भी, अगर वो उनको लगता है कि भाई ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, और इसका यूज करके हम इसकी निगरानी करवा सकते हैं, जो भी करवा सकते हैं डाटा से संबंधित, तो भाई जैसे ही वो काम करना शुरू कर देंगे तो ये एक्ट सामने आके खड़ा हो जाएगा कि कैसे कर रहे हो बिना परमिशन के। ठीक है, तो वो कहेंगे कि नहीं, सरकार ने हमको इससे बाहर रखा हुआ है तो इसलिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज रखी गई। तो सरकार का व्यू क्या है यहाँ पर कि सरकार ऐसा क्यों किया गया कि सरकार को बाहर रखा गया, तो सरकार का व्यू है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, समझिएगा इस चीज को, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण इसको ऐसा किया गया है। क्योंकि अगर कोई ऐसा आदमी जिसके लिए सरकार को जांच पड़ताल करनी है, उसका डाटा निकालना है, और वो कहेगा कि भाई डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप मेरा डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सरकार के हाथ तो बंध जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, है ना, आपका जो क्राइम है वो बढ़ सकता है। ठीक है, क्राइम कंट्रोल करने में समस्या आएगी। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होगा, इस वजह से सरकार को यहाँ पर फ्री हैंड रखा गया है कि सरकार इस दायरे में नहीं आ सकती। ठीक है, तो सरकार खुद भी ये काम कर सकती है और किसी को अगर वो चाहे तो उससे भी करवा सकती है इस दायरे के बाहर निकाल के, उस पर्टिकुलर केस के लिए कि भाई इस केस के लिए इनको इस दायरे से बाहर निकाला जाता है और ये मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी का डाटा यूज़ करना है तो वो इस्तेमाल के लिए अलाउ कर सकती है सरकार। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर घेरा जा रहा है सरकार को कि सही अपने आप को इन्होंने बाहर किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर के ऐसा किया गया है। समझ रहे हैं, ये आर्टिकल कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में ऐसा किया गया है, ऐसा सही में नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो आड़ है, ठीक है, वो उसमें ऐसा किया गया है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर क्या की जा रही है
कि यहाँ पर कही जा रही है कि इसकी जो निजता है उसकी निगरानी के लिए अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए क्या आप बोर्ड बनाओगे, बोर्ड। ठीक है, आप एक बोर्ड का गठन करने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, इस एक्ट में एक बोर्ड बनाने की बात कही गई है जो इसकी पूरी निगरानी करेगा। लेकिन ये जो बोर्ड है जो कि इसकी निगरानी करेगा, उसमें सारा का सारी पावर किसके पास है? वो भी तो सरकार के पास है। तो फिर से सरकार को घेर लिया गया। ठीक है, कि भाई यहाँ पर भी आपने सारी पावर अपने पास रखी कि ये जो बोर्ड है जिसके लिए अगर किसी का मिसयूज होता है तो उसके लिए आप बोर्ड बनाओगे और वो पूरा इस पर करेगा काम। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कि आपने, आपका मतलब सरकार ने कोई मिसयूज किया किसी के डाटा का, उसने उस पर केस किया, तो उस पर क्या आपने बोर्ड बनाया कि भाई निगरानी देख लो कि मतलब सही है कि गलत है, हमने सही कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया है, गलत काम के लिए किया है। तो उस बोर्ड के अंदर कौन है? उस बोर्ड के अंदर जो लोग हैं उसमें भी आप ही के लोग हैं। ठीक है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी सरकार ने अपने ऊपर पूरी कंट्रोल पावर है जो वो रखी है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? चौथा पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है जिस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार है जो, उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है? ये डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि सूचना का अधिकार, इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, जो कि 2005 में आया था। और उसके तहत क्या है, अब आप ऐसे समझो, एक तरफ राइट टू इंफॉर्मेशन कह रहा है कि सूचना देंगे, किसी की भी सूचना ले सकते हो। एक तरफ प्राइवेसी कह रहा है कि सूचना को नहीं देंगे, प्राइवेट रखेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसको, ये आपस में कैसे हैं? ये अलग हो गए ना, एकदम ही अपोजिट हो गए। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये इसको कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन को डाइल्यूट कर रहा है। जब इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आर्टिकल नंबर सेक्शन धारा कौन सा 8(1) का जे पार्ट पहले से ही मौजूद था, जो कि ये कहता है कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है तो ये एक ऐसी सेक्शन है, ऐसी धारा है जो कि एग्जम्प्ट करती है, मना करती है कि अगर बहुत ही पर्सनल नेचर की इंफॉर्मेशन है तो आप उसको देने से इनकार कर सकते हैं, आज मना कर सकते हैं उसको देने से। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले से ही कहता था, तो फिर इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी, इतना बनाने की जरूरत क्या थी? तो ये कह रहा है, चौथा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट कर रहा है। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इन चारों पॉइंट पे इनको क्या है कि अपवाद की तरह, या आप कह सकते हो कि सरकार को घेरा जा रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला देखिए, जाति जनगणना वाला मामला क्या है, समझा देता हूं मैं मामला इसको आपको। देखो क्या है कि वाई इज द बिहार कास्ट बेस सर्वे फेसिंग द लीगल चैलेंजेस। लीगल चैलेंज फेस कर रहा है बिहार का कास्ट बेस सर्वे सेंसस। ठीक है, तो क्या है मामला, मैं आपको समझाता हूं। देखो, बिहार की जो आपकी जाति जनगणना है, ठीक है, जाति जनगणना का मामला। ठीक है, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि देखो, आपको ये चीज पता है कि, आपको ये पता है कि जो आपका जनगणना यानी कि सेंसस वाला मामला है, ठीक है, सेंसस है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है केंद्र सरकार के अंदर, वो केंद्र सरकार का काम है। ठीक है, 2011 में सेंसस हुआ था, 2011 में सेंसस हुआ था और 2021 में होना था, 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन अभी तक कोरोना की वजह से ड्यू है। ठीक है, अभी तक ये हुआ नहीं है। ठीक, अब यहां पर ये तो नॉर्मल सेंसस की बात हुई, लेकिन इसके अलावा जाति जनगणना की अगर हम बात करें तो जो जाति जनगणना है वो ऐसा कुछ है कि आपने सुना है क्या, कास्ट सेंसस टाइप का, कास्ट सेंसस? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रुक जाना, अभी पूरा सेंटेंस सुन लेना। ठीक है, भड़क मत जाना कि सर ऐसा कैसे नहीं होता। देखो मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो, कास्ट सेंसस जैसी ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। ठीक है, क्या है मामला कि 2011 में ठीक है, 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, मतलब पब्लिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें ये कहा गया कि 2011 में जो कास्ट सेंसस पहली बार सरकार ने करवाया था उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। ठीक है, और उस खामियों की वजह से, मतलब जो सरकार का
का जो बयान है वो यही है कि उसमें कुछ खामियां जिसकी वजह से हम इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाए अभी तक। ठीक है, सिर्फ कास्ट सेंसस में अगर किसी को इंक्लूड किया जाता है वो कौन है, तो वो है एसटी, आपके जनजातियां। ठीक है, जनजातियों को इसमें शामिल किया जाता है, जनजातियों के लिए आप अलग से बना सकते हो। बिहार कह रहा है कि हमें, बिहार कहता है कि हमें एक काम करो, आप हमारी जाति समीकरण बता दो। मतलब बिहार कह रहा है, बिहार राज्य में ये कहा जा रहा है कि हमें जाति का समीकरण पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में, ठीक है, हमारे राज्य में कौन कौन सी जातियां कितनी हैं, इसका पूरा हमें खाका चाहिए, सेंसस चाहिए, जिसके लिए हम अलग से करवा लेंगे। ठीक है, अलग से करवाना चाहते हैं, अलग से करवाना चाहते हैं। तो यहां पर दो सवाल उठते हैं। ठीक है, दो सवाल उठते हैं। एक, पहला कि क्या ये जो केंद्र सरकार का काम है ये बिहार राज्य कर सकता है? क्या राज्य कोई खुद से सेंसस करवा सकता है? सेंसस या जनगणना करवा सकता है। ठीक है, एक सवाल ये हो एक सवाल तो ये होता। ठीक है, क्या राज्य है जो ये खुद से करवा सकता है? पहला सवाल यहां पर उठता है। क्या है सवाल कि करवा सकता है? तो ये सवाल कहां पर उठा? ये उठा आपका हाई कोर्ट में। कहां के? पटना के हाई कोर्ट में। तो याद रखिएगा, पटना हाई कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल करवा सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल करवा सकता है अगर राज्य किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अपना संभालने के लिए अपने, अगर उनको ये पता होगा कि राज्य में कितनी जातियां हैं, जो कि बिहार से ये पूछा गया कि भाई क्यों करवाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर हमको ये पता होगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ की जो पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, पिछड़ी जातियां, उनके लिए हम अलग से नियम बना देंगे। ठीक है, अलग नियम, अलग नियम बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा, क्योंकि भारत कैसा है, कल्याणकारी राज्य है, तो इन जातियों के कल्याण के लिए हम अलग नियम बना देंगे, कल्याण के लिए। ठीक है, इन जातियों के कल्याण के लिए हम अलग नियम बना सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कल्याण की बात है, कल्याण की बात है, तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, है ना भाई, आप अपना जो है प्रशासन है, प्रशासनात्मक कारण के कारण अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, प्रशासनात्मक कार्यों के कारण अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा पटना हाईकोर्ट ने कहा। ठीक है, और इनका भी यही तर्क था कि भाई पिछड़ी जातियों के बारे में अगर आप हमें बता दोगे तो हम उनके लिए कल्याणकारी वो बना देंगे, स्कीम्स वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो अब ये मामला चला गया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से हट के अब ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिसकी वजह से हम आज इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चला गया और यहाँ पर यह आया कि क्या ऐसा अलग नियम इनके लिए बनाया जा सकता है और उसको जाति को आधार बना करके ऐसा बनाया जा सकता है? तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए आपको याद होगा इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस है जो, इंदिरा साहनी का जो केस है, इस केस में जाति को पिछड़ेपन का एक आधार बताया गया है। ठीक है, जाति को लिख लेना ये सब बात। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब घुमा फिरा करके क्या है कि आपको रिजर्वेशन की ओर मोड़ रही है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, लिख लेना, देखो जाति की ओर मोड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पिछड़ेपन को, जाति को पिछड़ेपन का एक आधार बताया गया था। किस पर? इंदिरा साहनी केस पर। और फिर उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और मंडल कमीशन ने 27% कोटा किसको दिया था? 27% कोटा आपका दिया था ओबीसी के लिए। ठीक है, निर्धारित किया था उन्होंने। तो पहले ऐसा हो चुका है और मतलब ये एक आधार बनता है। ठीक, ये आपको प्रूफ है। तो दो सवाल जो यहाँ पर उठाए गए हैं वो ये है कि एक तो पहले कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। आज की डेट में अगर कोई कहे आपसे कि ऐसा कर सकता है तो आपको हाँ ही कहना है। आगे सुप्रीम कोर्ट पलट देगा तो अपना आंसर भी बदल जाएगा। लेकिन आज अगर कहे तो हाँ, पटना हाईकोर्ट के अनुसार ऐसा ऐसा हो, तो ऐसे बना सकता है, तो यानी कि नियम में है। ठीक, दूसरा कि क्या अलग से जो पिछड़ी जातियां हैं तो जातियों को आधार बना करके क्या कल्याणकारी राज्य स्कीम्स बनाई जा सकती हैं? एसटी के लिए तो देखो बनाया जाता है, क्योंकि उनके लिए माना जाता है कि वो मुख्य धारा में आ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, वो अलग हैं, अपने आप को क्या है, डिस्टिंक्ट कल्चर की वजह से वो एकदम अलग रहे हैं, तो मुख्य धारा में नहीं आ पाए, तो उनके लिए तो वेल प्रूव्ड है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन क्या जाति के आधार पर ऐसा किया जा सकता है? तो हाँ, जाति के आधार पर भी, क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में जाति को पिछड़ेपन का एक आधार बताया गया है।
जाति को एक पिछड़ेपन का एक आधार बताया गया है, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी को 27% कोटा मिला था। ठीक है, तो हाँ ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चैलेंज के जो पॉइंट है वो भी देख लीजिए। जो पीआईएल डाली गई है उसमें, पीआईएल जो डाली गई है उसमें क्या है, 3 पॉइंट पर चैलेंज किया गया। एक तो यही हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट वाला डिसीजन चैलेंज किया गया। ठीक है, पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसको चैलेंज किया गया। ठीक है, इस डिसीजन के आधार को चैलेंज किया गया। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि क्या राज्य हैं, जो राज्य, ठीक है, वो अपने डीएम के पास ये पावर दे सकते हैं। भाई राज्य के पास जो डीएम है, मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम है, क्या डीएम को ये पावर दी जा सकती है कि आप जाति के आधार पर जनगणना कीजिए। ठीक है, जातिगत जनगणना है जो उसको कीजिए, जनगणना। ठीक है, एक तो दूसरा पॉइंट यहां पर ये कि राज्य को के पास ये पावर है कि वो डीएम को ये अधिकार दे सकते, क्योंकि किससे करवाएंगे, सब तो डीएम को ही बोलेंगे ना कि अपने अपने इलाके में जाकर के ये सब जनगणना करवाइए। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं ये पीआईएल के पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है आपका तीसरा पॉइंट। फिर से यहाँ पर आ जाता है आपका 2017 का पुट्टा स्वामी जजमेंट। पुट्टा स्वामी जजमेंट देखो, पुट्टा स्वामी जजमेंट के हिसाब से जो आपका जो डाटा है, ठीक है, पर्सनल डाटा, भाई ये आप जाति की जो इन्फॉर्मेशन ले रही है, ये भी तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल डाटा है। अच्छा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना कि जैसे ही डाटा डाटा टाइप का शब्द सुनते होंगे, वैसे ही दिमाग में आपके साइंस एंड टेक चलने लगता होगा कि अरे यार ये कहाँ से टेक्निकल चीज़ें आ गई। अभी बढ़िया चल रहा था फ्लो, अब सर ने साइंस ला दी इसमें, है ना। साइंस नहीं है डाटा, मतलब आप मेरे साथ जितने लोग पढ़ रहे हो उसका भी तो डाटा है। डाटा का मतलब एक खाका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पर्सनल डाटा के बारे में बात की गई है। और देखो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि जब भी आप किसी की निजी जानकारी के बारे में बात करते हो तो ट्रिपल टेस्ट होना उसका लिए अनिवार्य है। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट, 3 नियम बनाए, 3 टेस्ट बनाए गए हैं, जिसमें से एक को क्राइटेरिया दिया गया है लीगैलिटी। लीगैलिटी, ठीक है, मतलब समझाता हूँ मैं इसको। लीगैलिटी, लीगैलिटी का मतलब यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए, कानून लिख लीजिए, कानून। ठीक है, देखो कि अगर कोई एक पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक कानून बनाना होगा, है ना। सरकार जब एक कोई कानून पारित करेगी, कोई ऑर्डर पारित करेगी, उसी आधार पर ये किया जा सकता है, खुद से नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज़ तो एक ही कि भाई आप कानून बना दो, है ना। तो उसके लिए कि सरकार है या पार्लियामेंट है, जब कोई नियम बना दे तब तो ये काम किया जा सकता है। निजी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहले उसका नियम बनाना होगा। ठीक, लिख लीजिए ये बात, नियम, नियम बनाना, कानून लिख लो, नियम लिख लो। ठीक है, नियम बनाना होगा एक चीज। दूसरी जरूरत, ठीक है, जरूरत, कि जब तक इसकी कोई नीड नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तब तक ये काम नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, आधार का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आधार। ठीक है, आधार का एग्जाम्पल लीजिए। आधार से मेरे कहने का मतलब है जरूरत और आधार, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे आप आधार को लीजिए, क्योंकि जब आधार आ रहा था, आधार के अंदर भी तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अगर वो पूरी कहीं लीक हो गई या शेयर हो गई तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन, भाई आपके कुछ काम की ना हो, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन बिना आपके पूछे कैसे कोई कर सकता है। ठीक है, तो जब तक उसकी ज़रूरत ना हो, तो आधार के मामले में ये ज़रूरत वाला जो पॉइंट था यही सबसे काम का था, क्योंकि आधार के मामले में ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी और ये प्रूफ भी हुआ लास्ट में, है ना। आप ऐसे समझिए कि कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट की वो हैं, स्कीम्स हैं, जिसका जो पैसा है पता ही नहीं है कि कौन उठा रहा है। सरकार तो दे देती है, आदमी मर चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा जाए जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा। आधार की वजह, आधार से क्या हुआ कि उसने लिंक कर लिया सबको। अब आधार से जब सब लिंक हो गया तो पता चल गया, तो लगभग मेरे ख्याल से 4 करोड़ के आसपास ऐसा था उसमें डाटा, जो ऐसा था कि हम बेकार में ही सरकार उनको पैसा दिए जा रही है। ठीक है, तो ज़रूरत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, नीड है ना। और तीसरा है आपका अनुपात। अनुपात, अनुपात से मेरा कहने का मतलब क्या है, अनुपात से कहने का मतलब है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। इससे कहने का मतलब है कि भाई देखो, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करो। मतलब आपका जो एंड है, ठीक है, एंड के हिसाब से ही आपको मीन्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ नहीं पाए होंगे, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, मीन्स और एंड की कहानी ये होती है कि जितना आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए उतना ही रिसोर्स का इस्तेमाल करो, ज़्यादा मत करो उसके। ठीक है, तो मतलब कि उसी अनुपात में अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन मत निकाल के ले आओ,
मतलब इस काम के लिए जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस काम के एंड के हिसाब से कि भाई ये फाइनली हमें चाहिए, तो उसके हिसाब से उतनी ही इंफॉर्मेशन लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन ले लो उसकी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का आपको यूपीएससी में आईएएस बनना है और इस आईएएस बनने के लिए एक अनुपातिक पढ़ाई का होना बहुत जरूरी है कि आपको 1 साल लगातार पढ़ना होगा पूरा। ठीक है, जब तक आप 1 साल लगातार डेली बेसिस पर 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं तब तो आपको यूपीएससी में रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वहीं उल्टा रखिए कि इस रिजल्ट को पाने के लिए आपने 4 साल पढ़ाई करी तो अनुपात गड़बड़ा गया ना, है ना। अनुपात कैसे गड़बड़ा गया? 3 साल का जो लॉस है वो कौन भरपाई करेगा? टाइम का लॉस की तो भरपाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अनुपात वाला मामला। ठीक, तो ये पॉइंट्स है कुछ, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोग आधारित गरीबी अनुमान की प्रासंगिकता। ठीक है, देखो 2 मॉडल हैं यहां पर जिसके बारे में बात की गई है। कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट हैव रेलिवेंस, नाम सुन लीजिए, सी रंगराजन इनका आर्टिकल है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये कंजम्पशन मतलब उपभोग वाला जो मॉडल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात हो रही है। देखो समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो समझिएगा, है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी गिर रहा है, देखिएगा। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मतलब बहुआयामी गरीबी। ठीक है, गरीबी सूचकांक लिख लें, इंडेक्स भी आता है। ठीक है, खैर मैं यहां पर बहुआयामी गरीबी की बात कर रहा हूं। बहुआयामी गरीबी में यहां पर जो बताया गया है, शुरुआत आप ऐसे समझिए इसको कि देखो इसका इस्तेमाल नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग, तो नीति आयोग की जो अभी रिपोर्ट आई है 2021 में, इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने 2021 में जारी की और इन्होंने बताया कि 25% भारत में गरीब लोग हैं। गरीब का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट जो है इनकी वो अभी 2023 में आई है और 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने 15% गरीब बता दिए कि अब है यहाँ पर 15% गरीब। ठीक है, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है अगर आप कहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है जो 2023 में आया, ये जो था ये आपका किस मॉडल पर बेस्ड था? ये था आपका कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, उपभोग वाला, ये कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है, मतलब उपभोग आधारित। ठीक है, और ये वाला है जो ये आपका क्षमता आधारित है। ठीक है, कैपेबिलिटी बेस्ड बोलते हैं इसको, है ना, क्षमता आधारित है। मैं आपको अभी समझाता हूं, 1 मिनट लगेगा बस आप इसको ऐसे समझो। देखो अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल कई लोगों ने दिया है, जिसमें से एक तेंदुलकर कमेटी का वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से, जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार से उन्होंने बताया था कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आप 2100 किलो कैलोरी अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं, ठीक कर पाते हैं, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उस केस में आपको 2400 किलो कैलोरी कंज्यूम करने की अगर आप में मतलब क्षमता है, अगर आप इतना कर पा रहे हैं, ठीक है, इतनी कम से कम इतनी कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप कहलाओगे कि आप हो अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, एपीएल में आओगे। अगर आप इतनी नहीं, मतलब आपके पास अगर इतने पैसे हैं, पैसे, ठीक है, शुद्ध भाषा में समझिए आप इसको। ये कंजम्पशन बेस्ड मॉडल क्या है? कंजम्पशन बेस्ड मॉडल ये है कि अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 2100 किलो कैलोरी डेली कंज्यूम कर पाते हैं, मतलब खा पाते हैं, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और 2400 किलो कैलोरी को खा पाने के लिए आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप कहलाओगे कि आप हो अबव पॉवर्टी लाइन, और अगर नहीं है तो आप कहलाओगे बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। तो उतने पैसे नहीं होने चाहिए। तो मैंने आधार क्या बनाया अभी? पैसा। ठीक है, इनकम, पैसा या इनकम,
इनकम, ऐसे लिख दें कि अगर किसी के पास इतना पैसा है या इतनी इनकम है कि वो इतना कंजम्पशन कर ले तो वो आपका आईपीएल एपीएल हो जाएगा, नहीं तो वो बीपीएल में कहलाएगा। सिंपल सी बात ये है। कुछ समय के बाद चीज़ें बदली और ये हुआ कि यार सिर्फ पैसा ही नहीं है, सिर्फ इनकम से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ केयर, ठीक है, और दूसरा आपका शिक्षा, ठीक है, यानी कि एजुकेशन, ठीक है। ये जो 3 चीजें हैं, इनकम के अलावा ये 2 चीजें और भी हैं, क्योंकि आपको पता है इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है, यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी। इन तीनों चीज़ों को उन्होंने अपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रखा है, ठीक है। तो बात आई कुछ दिनों बाद कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया होना चाहिए, इन दोनों को भी एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। धीमे धीमे ये चीज़ें, ये भावनाएं आना शुरू हुई और ये हुए। तो इसके लिए एग्जाम्पल से मैं इसको भी समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी सुरेश तेंदुलकर वाले एग्जाम्पल से आपको समझाया, अब मैं इसको भी समझाता हूँ। देखो, एक है फैमिली नंबर 1 और दूसरी है फैमिली नंबर 2। फैमिली नंबर 1 के पास और इन दोनों के पास पैसे हैं जो वो दोनों के पास बराबर है, ठीक है, पैसे हैं बराबर। इसके पास शिक्षा की सुविधा नहीं है और इसके पास स्वास्थ्य की भी सुविधा नहीं है, ठीक है, नहीं है इन दोनों इसके पास, लेकिन पैसे बराबर हैं। और इसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मौजूद है, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं जो वो मौजूद है, ठीक है, ये दोनों मौजूद है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वाली जो फैमिली है, ये आने वाली कुछ जनरेशन में, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें क्या होगा, ये बदल जाएगी। और ये आप कह सकते हो आज अगर ये दोनों ही किस में हैं, बीपीएल में है, तो इसके पास ये क्षमता है कि ये बीपीएल से इजीली एपीएल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, आप ये कह सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या समझ में आई बात, इससे ये बात समझ में आई कि सिर्फ पैसा ही एक क्राइटेरिया नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, जिसकी वजह से आप क्या है कि इस जो चक्र है, गरीबी का जो कुचक्र है, उससे आप बाहर आ सकते हो, ठीक, विशियस साइकिल बोलते हैं, जो गरीबी का कुचक्र है उससे आप बाहर आ सकते हो। किससे? और चीज़ों के थ्रू भी, सिर्फ पैसा एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब रंगराजन जी ये कहते हैं कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके ये जो क्षमता, मतलब इसको क्या कहेंगे, क्षमता है ना, कि इसके पास क्षमता है कि ये बाहर आ सकता है पॉवर्टी लाइन से, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो आपकी कैपेबिलिटी अप्रोच है, क्षमता वाली जो अप्रोच है, ठीक है, क्षमता वाली जो अप्रोच है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हमारी जो ये मतलब जो उपभोग वाली है, ठीक है, जो उपभोग वाली जो अप्रोच है, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है जो, उसको इसके साथ जोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो पैसा है यहाँ पर, जिसको आप पैसा बोल रहे हो कि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि ये जो बाकी चीजें हैं जिसको आप शिक्षा और स्वास्थ्य कह रहे हो, कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो 2 चीजें हैं और ये पैसा है, ये कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें इस पैसे की परछाइयां हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो बस इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि यार अगर पैसे होंगे तो आप शिक्षा भी ले लोगे और पैसे होंगे तो आप स्वास्थ्य भी ले लोगे, ठीक है। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो आप कहाँ से, तो इनको आप भले ही, इनको ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि पैसे हैं लेकिन आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो, है ना, आप सैनिटेशन सही से नहीं है आपका, है ना, मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो जन्म मृत्यु दर होती है, बच्चे जो पैदा होते हैं वो मर रहे हैं, वो सब चीज़ें ठीक नहीं होती। तो वो चीज़ें हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल में वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया, जब यूएनडीपी वाला मैंने पार्ट पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि इनके अंदर भी बहुत सब पार्ट है, ठीक है। अभी तो हमने बस 3 में बेसिक ऊपर के चीज़ें ले ली, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले, आप अगर आपने नहीं देखा तो पीछे की क्लासेस भी देख सकते हैं आप, ठीक है। खैर यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं वो ये है कि देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन
अभी जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यही सब दिख रही हैं, जितनी क्राइटेरिया हैं, ये कहीं ना कहीं गायब सा होता गया है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, इन दोनों को जोड़ने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है इसमें। ठीक, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो आगे क्या है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना है जो, उसके तहत क्या है कि ये 169 सिटीज में ये जो योजना है जो इसको शुरू किया गया है, और ये वो सिटीज होंगे जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है। 3 लाख से जहां ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसके अंतर्गत आपके यूटी भी कवर किए जाएंगे, आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, उनको भी कवर किया जाएगा, जो आपके पहाड़ी राज्य हैं उनको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक, तो इसके अंदर क्या है, ई बस सेवा शुरू करने की बात यहां पर की गई है। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका देखो कहां कहां आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आप यूज कर सकते हो जब भी आपका शहरीकरण से संबंधित कुछ टॉपिक आप लिख रहे हो, तो आप बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह आप इसको डालिए और शुरू कीजिए, डालिए इसको जरूर, है ना। शहरीकरण, शहरीकरण में भी आप इसको, अर्बनाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ई बस सेवा जब इसमें होगा, इसके तहत क्या है, इसके तहत क्या है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है, लोगों को रेडी करना है किस चीज़ के लिए, बसों के लिए, कि बसों का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपने पर्सनल व्हीकल, भाई पर्सनल व्हीकल यूज़ करेगा तो क्या है कि जलाएगा, है ना, पेट्रोल जलाएगा और उससे प्रदूषण फैलेगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा। अगर इनका इस्तेमाल करेगा, ई बस का इस्तेमाल करेगा, तो उससे क्या है कि वो सारी चीज़ें बचेंगी। ठीक, तो मैंने कहा शहरीकरण में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, शहरीकरण वाले टॉपिक में आप इसका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, एक अच्छे शहर के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी पहल की तरह हो सकता है। इसके अंतर्गत क्या है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अंदर लोगों के अंदर वो भावना डेवलप की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों का इस्तेमाल करें। इसके लिए क्या किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि ये जो ई बस हैं जो, इनको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, अब जैसे ही मैं चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कर रहा हूं, तो यानी कि आप क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो अगर बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बुनियादी ढांचा, ठीक है, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई टॉपिक मिले तो उसका भी, वहां पर भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस मॉडल की बसें लानी होंगी जिस मॉडल में ये मतलब इलेक्ट्रिक मॉडल में चल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी रोड्स वगैरह बनानी होंगी जहाँ पर ये अपनी अच्छे से कारीगरी, मतलब अच्छे से ठीक से ये चल सकें। ठीक है, तो आप इसको पॉल्यूशन वाले में भी, मतलब प्रदूषण से संबंधित कुछ आए तो उसमें भी यूज़ कर लेना। ठीक है, प्रदूषण से संबंधित कुछ आए तो उसमें भी यूज़ कर लेना, बुनियादी ढांचे से संबंधित कुछ आए तो भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि भाई सरकार की ये नई पहल है जिसके तहत क्या है कि इतनी बसेस हैं जो उन्होंने 169 जो सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की बसेस, ई बस सेवा है जो, उसको शुरू करने की पहल की है, जिसके अंदर बुनियादी ढांचे के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि आपके चार्जिंग स्टेशन हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण वाला पार्ट में तो साफ साफ ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रदूषण है जो उसको कम करने को, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कही जा रही है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा देखते हैं, मान्यत यानी कि डीम्ड वन, डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट सुना होगा ना, डीम्ड फॉरेस्ट। देखो क्या है, मान्यत वन का मतलब उड़ीसा है, जो उड़ीसा में क्या हुआ है, उड़ीसा ने अभी एक वो ऑर्डर लेकर के आए थे, उन्होंने वापस ले लिया, इसलिए न्यूज़ में है डीम्ड वन। इसमें क्या है मामला, इतना समझ लीजिए कि न्यूज़ है बेसिकली एक, जो डीम्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो, मतलब ये सरकार ने इनको वन की कैटेगरी में नहीं रखा है, ये वन तो हैं तो ये फॉरेस्ट ही, मतलब पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण इनको सरकार ने क्या है, वनों की कैटेगरी में नहीं रखा है। तो सरकार ने अगर इनको वनों की कैटेगरी में नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, पेड़ काटना अलाउ कर देंगे, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो वो जो प्रोटेक्शन जिसको हटा लिया था सरकार ने, और उसके पीछे जब विरोध हुआ तो इन्होंने उसको वापस ले लिया है, और वापस से मतलब कि हाँ इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो
ये है, इसी को डीम्ड फॉरेस्ट के नाम से बोला जा रहा है कि ये भले ही ये वन नहीं है लेकिन सरकार इसको प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। प्रॉपर इनको वन की डेफिनेशन के अंतर्गत ये उसमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकार प्रोटेक्शन देने को रेडी है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी लागू होंगी, ठीक है। मतलब पेड़ वगैरह आप ऐसे नहीं काट सकते। आगे बढ़ते हैं, देखो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ आपका? 2015 में, ठीक है। इसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, 5 साल का इसको एक्सटेंशन मिल गया है। और इसके जो पिलर्स की बात करें कि ये किन किन आधारों की बात करता है, डिजिटल इंडिया है जो भाई मेनली अगर मैं एक शब्द में कह दूं तो देखो यहाँ पर मैं डिजिटल साक्षरता कह सकता हूं, ठीक है। डिजिटल साक्षरता, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल साक्षरता की बात कही जा रही है, ठीक है। तो पिलर्स कौन कौन से हैं? देखो एक तो हाईवेज में ब्रॉडबैंड्स है जो वो हर जगह होना चाहिए। मतलब आपकी जो इंटरनेट है वो आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। एक आपकी बेसिक नीड है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि भाई इंटरनेट का इस्तेमाल है जो वो इतना आसानी से, इतना कॉमन होना चाहिए जो कि मतलब बिल्कुल आपकी पहुंच तक हो, जिसके लिए आपको प्रॉपर शिक्षित होना होगा, जिसके लिए आपको हर चीज़ की जानकारी होनी होगी, जिसके 9 पिलर यहाँ पर रखे गए हैं कि भाई हम ब्रॉडबैंड्स हाईवेज, मतलब हाईवेज को आप पूरी तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। रास्तों की बात हो रही है यहाँ पर, रास्ते, ठीक है। पब्लिक को अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको हर वक्त इंटरनेट का एक्सेस रहेगा, ठीक है। हर जगह पे एक्सेस होना चाहिए जिससे कि क्राइम रेट वगैरह भी बहुत कम हो जाएगा, इंटरनेट का एक्सेस, ठीक है। उसके बाद जानकारी किसी भी मामले में आपको इंटरनेट से अगर चाहिए किसी भी वक्त, तो हर वक्त के लिए वो रेडी होगा। तो मतलब इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, जानकारी, ठीक है। इन 9 के 9 आपको याद होने चाहिए, इनका इस्तेमाल कर सकते हो आप इन पिलर्स का, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में कहा जा रहा है कि अगर आपको मान लीजिए कि मॉनसून में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से क्या है कि बुआई और कटाई है जो ये सब पहले होना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती होनी चाहिए, है ना। जब भी आप चाहो तो उसको आप खोलो। भाई अब ये सब कैसे कर पाओगे? जब आप डिजिटली साक्षर होगे तभी तो कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या है, ये जो एक शब्द मैंने लिखा है डिजिटल साक्षरता है, जो यही है इसका मेन एम, ठीक है। ठीक है, उसके आगे और देखते हैं क्या है। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, ठीक है। सभी फोन्स को जो है वो सबको एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का। ऐसा नहीं हो कि मतलब अभी भी आज की डेट में भी ऐसे फ़ोन्स हों जिनमें क्या इंटरनेट ना चल पा रहा हो, इंटरनेट का एक्सेस ना हो, ठीक है, वो चीज़ें। नौकरियां, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम, आईटी फॉर जॉब्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम, इन नौकरियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि जब इतना ज़्यादा आप डिजिटली काम करोगे, तो जब इतना ज़्यादा काम करोगे तो काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, जिससे कि नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम, ई क्रांति, मतलब कोई भी चीज़ है जो आपने कोई भी पैकेट भेजा तो तुरंत आपके पास इतनी साक्षरता होनी चाहिए कि तुरंत उसको ट्रैक किया। डिलीवरी सिस्टम उसका फास्ट होना चाहिए, तुरंत पेमेंट गया, तुरंत पेमेंट आया, ये सारा चीज़ें आसानी से हो जानी चाहिए। इसके अलावा ई गवर्नेंस को भी इसमें शामिल किया गया है। ई गवर्नेंस से मतलब है कि आपको कोई भी जो भी जानकारी है, मतलब जो भी मतलब सुविधा है, ठीक है, सरकार की जो सुविधा है उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत आसानी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि आप इंटरनेट के थ्रू, मतलब ऐसा ना हो कि अभी भी आपको कोई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वहाँ पर जाकर के लाइन लगानी पड़ रही है और रिश्वत देनी पड़ रही है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए और एक बार आपने किया, जनरेट किया, अपना आधार कार्ड डाला, सब लिंक है, ठीक है। इस तरह की सुविधा डिजिटली आपको बहुत ई गवर्नेंस में फायदा मिलता है इससे, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब समझते हैं, गवर्नेंस मतलब सुशासन, ठीक है। आपका जो शासन है उसको सुचारू ढंग से और ज़्यादा आसान बनाने की बात को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। और ई का मतलब इंटरनेट के माध्यम से जब गवर्नेंस मिल जाए आपको शासन में, ठीक है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप ऐसे समझिए इसको कि हमें इस लेवल का डिजिटलाइजेशन चाहिए कि हमें कोई और बाहर से, मतलब दूसरे देशों से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को आयात ना करवाना पड़े, ठीक है, इस लेवल का, ठीक। तो ये 9 पिलर हैं डिजिटल इंडिया के। अगर इतना सब कुछ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुका है, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, मेटा जीनोम अनुक्रमण। मेटा जीनोम अनुक्रमण, मेटा जीनोम अनुक्रमण ये क्या है? एक तकनीक है जिसके माध्यम से आप जो आपका, जैसे आप कोविड को ले लीजिए, कोविड है ना, कोविड में आप SARS-CoV-2, यही तो था इसका स्ट्रेन, ठीक है।
SARS-CoV-2, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इसके पास कितनी विविधता है, ये कितना बदल सकता है, जैसे ये हुआ फिर ओमिक्रॉन आ गया, ठीक है, तो ये कितना इसके अंदर बदलने की विविधता है, ठीक है। तो ये जो तकनीक है, इस जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक से इस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा कि किस एक स्ट्रेन में कितना ज़्यादा बदलने की या विविधता कितनी ज़्यादा है, उसके लिए आप ये कर सकते हो। और इसके लिए आपको इसकी पूर्व जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ एक हिस्सा है ना, एक छोटे से हिस्से से इसकी पूरी जानकारी ली जा सकती है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इसको मेटा जीनोम अनुक्रमण, जो जीनोम सीक्वेंसिंग अगर ये शब्द आता है तो आप बस इतना समझिए कि जो ये विविधता है ना, जो आपका जो वायरस है ये तुरंत चेंज कर लेता, तो उसके लिए आपको बस इतना है कि जो भी रोग है, ठीक है, उसके रोग जनक का पता लगाने के लिए ये जो तकनीक है ये बहुत कारगर तकनीक है, ठीक है। रोग जनक का पता लगाना है। और वो कैसे पता लगाएगा, जब उनको ये पता होगा कि ये कितनी तरीके से बदल सकता है ना, कितनी, जैसे SARS-CoV-2 है, ये इसकी विविधता बहुत है बदलने की, ठीक है। तो अगर ये पता हो जाएगा कि किस तरीके से बदला, तो रोगजनक का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या उपचार आसान हो जाएगा आपका, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस शब्द का आप ध्यान रखिएगा, मेटा जीनोम अनुक्रमण मतलब मेटा जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। चले, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।